नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्यन न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी और इन 12 लाख दिए में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे और वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे और ये सभी दिए करीब 6 बजे से जलाए गए। और वहीं आपको बता दें कि 12 लाख दिए के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम योगी सरयू नदी और आरती भी करें। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे और सरकार के मुताबिक सोमवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाला समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे और सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से रामलीलाओं का मंचन किया गया और इसके अलावा 3D होलोग्राफिक और लेजर शो और आतिशबाजी भी की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए श्रीलंका से एक सांस्कृतिक टीम को बुलाया गया और नेपाल के जनकपुर से आई टीम सोमवार को रामलीला का मंचन किया। और जबकि जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से आई टीम 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान इसका मंचन करेगी। और वहीं दिवाली के मौके पर चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक हो सकते हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी विधानसभा चुनाव के रण में साथ उतरने की तैयारी कर रही है। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश के इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव दिवाली मनाने सैफई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अखिलेश ने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि चाचा का सम्मान होगा और उनके दल को साथ लाने का काम करेंगे। और वहीं नेताजी के जन्मदिन तो बाद में आएगा, मैं आज ही कह रहा हूं कि उनका सम्मान होगा। और अखिलेश ने विलय के सवाल पर कहा कि शिवपाल सिंह की पार्टी से विलय नहीं होगा और उन्होंने कहा कि हम चुनाव में जा रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन होता है उसी तरह से गठबंधन होगा। और वहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का सपा में विलय की इच्छा जता चुके हैं। और वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता का सपा में सम्मानजनक स्वागत होता है तो वो अपनी पार्टी का सपा में विलय करने के लिए तैयार है। और वहीं शिवपाल यादव ने सोमवार रात अलीगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि अगर सपा उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वो चाहते हैं कि न केवल खुद उन्हें बल्कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। और वहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा में मुलाकात को लेकर सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सफाई दी और राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार खुद कहती है कि मुकदमा दर्ज होना और अदालत से सजा का ऐलान होना और दोनों अलग अलग बातें हैं। कोर्ट जब तक सजा का ऐलान ना कर दे तब तक किसी को अपराधी नहीं मान सकते। और सरकार ने लखीमपुर की घटना, बलिया में हत्या, हाथरस रेप पर ऐसा ही बयान दिया। और मैं बीजेपी की सरकार में मंत्री था तब भी मैं कई बार मुख्तार अंसारी से मिला था। और वहीं राजभर ने बीजेपी पर पलटवार भी किया और राजभर ने कहा कि बीजेपी के विधायक पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है और उस पर बीजेपी का ध्यान नहीं है। और वहीं मुस्लिम होने की वजह से मुख्तार अंसारी पर बीजेपी का ध्यान है और बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक अपराधी प्रवृत्ति के हैं और बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देती है। और तिंदवारी में गाड़ी चेक होने पर भी राजभर तिलमिला उठे और राजभर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हूं और मेरी गाड़ी ऐसे चेक की गई जैसे मैं असला लेकर जा रहा हूं। और वहीं आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को राजभर कार्यक्रम के बाद बीजेपी सरकार में हताशा और निराशा है और आने वाले दिनों में सरकार, राजभर ने कहा कि सरकार उनकी हत्या भी करवा सकती है।
और वहीं योगी सरकार की पुलिस कोई भी झूठे केस में फंसा सकते है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मंगलवार को राजभर ने मुख्तार अंसारी से गोपनीय मुलाकात की थी और ये मुलाकात जेल में करीब 1 घंटे चली और मुलाकात के बाद जाते समय तिंदवारी पुलिस द्वारा ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी चेक करने को लेकर नोकझोंक भी हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की और टिकैत ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीतेगी। हालांकि टिकैत ने यह भी कहा कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे और उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन जीत उसकी ही होगी। और टिकैत ने इसकी वजह बताई है और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा और बीजेपी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज करा देगी और इस तरह से बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी। और इससे पहले अमरोहा में टिकैत ने बीजेपी पर परिवारों को तोड़ने का आरोप भी लगाया था और टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने मुलायम सिंह परिवार को अलग किया। और टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है और सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ठीक, नहीं तो हमारे कच्चे टेंट हैं और उन्हें हम पक्का करने का काम करेंगे। और इस बार दीपावली किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे और वहीं उत्तर प्रदेश और देश के किसानों ने अब मैदान तैयार कर लिया और देश की जनता सरकार के खिलाफ है। और वहीं जिन्ना विवाद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के निशाने पर है और वहीं अखिलेश पर बीजेपी नेताओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। और बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हरीश द्विवेदी ने अखिलेश के बयान की आलोचना की और वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने अखिलेश को पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। और वहीं बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अगर अखिलेश जी को हिंदुस्तान में कोई अपना हीरो नजर नहीं आता, कोई महापुरुष नजर नहीं आता तो अखिलेश यादव जी को पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और वहीं बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि मैं देश और बस्ती की जनता से भी ये अपील करूंगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार करें, क्योंकि अगर इनका बहिष्कार हो जाएगा तो इन्हें एक सबक मिल जाएगा। और वहीं बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अखिलेश को पाकिस्तान के महापुरुषों से ही प्रेम है तो उन्हें पाकिस्तान में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि हरदोई की एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की आज़ादी में मोहम्मद अली जिन्ना का भी योगदान है। और सपा प्रमुख ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आज़ादी दिलाई और उन्हें आज़ादी के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे होंगे। और वहीं यूपी के अमरोहा में एक किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और उसका शव नीम के पेड़ से लटका मिला और वहीं परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया। और वहीं मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था और उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी और पुलिसकर्मी पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। और ये मामला अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का। और मृतका के पिता ने बताया कि 25 सितंबर को गांव के ही सुभाष ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। इसके बाद जब उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी बेटी को धमकाया और बलात्कार की तहरीर को छेड़खानी में तब्दील कर छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया। और पिता ने बताया कि बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी बेटी ने अपना बयान दर्ज कराया था। और मृतका के पिता का आरोप है कि पुलिसकर्मी आरोपी के घर आता जाता रहता है और 25 सितंबर की घटना के बाद से 31 अक्टूबर तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और उसके बाद आरोपी बार बार जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। और वहीं मृतका के पिता ने बताया कि एक दिन जब बेटी घर पर नहीं मिली तो उसे तलाशने के लिए हम खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी का शव अपने ही खेत के नीम के पेड़ पर लटका देखा और पिता ने सुभाष और उसके भाई मोनू पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। और इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई और यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता को दुखद और शर्मनाक बताया और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बीजेपी सरकार बच नहीं सकती और उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार ही फरार है।
और वहीं यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया और इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। और वहीं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर ने अधिसूचना जारी की है और ये फैसला पहले ही किया जा चुका था कि फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा और अब अधिसूचना जारी की गई। और बीते अक्टूबर महीने के मुख्यमंत्री के ऑफिस ने ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2018 में फैजाबाद जिला का और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। और इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया था। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही ये भी कहा गया कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। पर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा, और विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खादी और भारत का इतिहास सदियों पुराना है। कपड़ों की हाथ से कताई और बुनाई हजारों वर्षों से चली आ रही है। सिंधु सभ्यता में कपड़ों की परंपरा काफी अच्छे से विकसित थी और खादी की प्राचीनता का सबसे प्रमुख प्रमाण मोहनजोदाड़ो की पुजारी की मूर्ति है, जिसे कंधे पर लबादे पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही उसमें प्रयोग की गई आकृतियों को आधुनिक सिंध, गुजरात और राजस्थान में भी अभी भी देखा जा सकता है। भारतीय कपड़ों की सुंदरता और जीवंतता के कई अन्य उल्लेख भी हैं, जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान मुद्रित और चित्रित कपास की खोज की। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने व्यापार मार्गों की स्थापना की, जिससे एशिया और यूरोप में कपास का परिचय कराया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी खादी का व्यापार भी बढ़ता रहा। तो वहीं अब 21वीं सदी में भी खादी को फैशन की दुनिया में एक नया मुकाम दिया गया है। कई फैशन डिजाइनर खादी के कपड़ों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं और युवाओं में खादी को लोकप्रियता दिलाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो खादी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। पर इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। केवीआईसी का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी केडीसीआई और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन जैसी निजी संस्थानों ने ब्रांड का नाम खाद का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश में कहा है कि दोनों संस्थाओं के नाम केवीआईसी के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान है, इसीलिए इस ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। इसके अलावा उसे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी के वेबसाइट से मिलती जुलती हो। ऐसे में केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं को अवैध रूप से खादी नाम का उपयोग करने से रोका जाएगा, जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी की वेबसाइट से मिलती जुलती है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को अवैध रूप से खादी का नाम उपयोग करने से रोकेंगे जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी केवीआईसी ने अकेले फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनी से 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। खादी एसोसिएशन और खादी ग्लोबल को भी नोटिस भेजे गए।
दरअसल खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने हाल ही में 1000 से ज्यादा कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कानूनी नोटिस 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं। मामला KVIC के नाम पर नकली खादी बेचने से जुड़ा है। नकली खादी से बने मास्क और PPE किट बाजार में बेचे जा रही थी। इतना ही नहीं कि खादी से जुड़े और भी आइटम ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से बेचे जा रहे थे। KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दोनों ही कंपनियों को अब चेतावनी दे दी कि वो खादी के ब्रांड नेम का उपयोग करने वाले उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। सभी उत्पाद, पैकेजिंग, लेबल, प्रचार सामग्री, साइन बोर्ड और कंपनियों के नाम से जुड़ी किसी भी अन्य व्यावसायिक स्टेशनरी को नष्ट कर दे। KVIC ने ये भी कहा कि 7 दिनों में निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अध्यक्ष का कहना है कि खादी ब्रांड नेम का कोई भी दुरुपयोग हमारे कारीगरों की आजीविका पर सीधा असर डालता है, जो कि भारत के दूर दराज के इलाकों में वास्तविक दस्तकारी उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि KVIC ब्रांड नेम खादी का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खादी एक कपड़ा है, इस पर किसी का व्यक्तिगत हक या ट्रेडमार्क मामला कैसे हो सकता है, या खादी नाम का इस्तेमाल करना गलत कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि दरअसल खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ट्रेडमार्क खादी और खादी इंडिया का वैध मालिक है, जिसके चलते नई दिल्ली में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डोमेन विवाद नीति यानी INDRP मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक निजी संस्था की इस दलील को खारिज कर दिया है कि खादी एक सामान्य शब्द है और कहा कि किसी अन्य द्वारा लोकप्रिय ब्रांड का नाम उपयोग भ्रम और धोखा पैदा करने की संभावना है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि KVIC शिकायतकर्ता ट्रेडमार्क खादी या खादी इंडिया का वैध मालिक है और उसने ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 17 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व हासिल कर लिया है। ट्रिब्यूनल की राय में विवादित डोमेन नाम www.khadi.in एक ट्रेडमार्क समर्थित डोमेन नाम है और ये न केवल व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी INDPR नीति के खंड 4 का भी उल्लंघन करता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।